माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेज में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं सीटेट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। आज के इस 10 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रश्न हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज़ यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। सीटेट के टॉप 10 क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है कि आपके पास 3 प्रश्नावलियाँ x, y और z हैं जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी भरी हैं। जैसे x में सोडियम क्लोराइड विलयन, y में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा z में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनाप्थेलीन विलयन की एक बूंद डालने पर आप ये प्रेक्षण करेंगे कि प्रश्नावलियों में भरे विलयन किस प्रकार दिखाई देते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए। पहला ऑप्शन आपका है x जो गुलाबी होगा, y गुलाबी होगा तथा z रंगहीन होगा। दूसरा आपका है x रंगीन है, y गुलाबी है, z रंगहीन है। सी नंबर का ऑप्शन है आपका x फीका हरा है, y रंगहीन है तथा z लाल है। डी ऑप्शन आपका है x रंगहीन है, y फीका हरा है तथा z गुलाबी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो x है ये इसमें यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर आप x देख रहे हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ है NaCl। क्या लिखा भैया? NaCl। और आपको पता है कि जो NaCl है ये आपका लवण है। दूसरी बात, जो आपका Y है, आप इस Y में देख रहे हैं कि वहाँ पर NaOH लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो आपका Z है वहाँ पर HCl लिखा हुआ है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिनाप्थेलीन है ये आपका एक सूचक की तरीके से काम करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूचक कई तरीके के होते हैं, जैसे लिटमस पेपर, फिनाप्थेलीन, मेथिल ऑरेंज। तो ये जानना चाहता है इस क्वेश्चन में कि यदि हम फिनाप्थेलीन सूचक का प्रयोग करें इन तीनों अलग अलग विलयनों पर तो किस तरीके का प्रभाव होगा। तो आप ये जानिए कि जो फिनाप्थेलीन होता है ये अम्लीय विलयन में, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखते रहिए, जो फिनाप्थेलीन होता है ये अम्लीय विलयन में कोई इफेक्ट नहीं देता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी भी अम्लीय विलयन में फिनाप्थेलीन डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा और रंगहीन होगा। तो एक चीज़ तो आपने क्लियर कर लिया है कि जो फिनाप्थेलीन होगा वो अम्लीय विलयन के साथ क्या होता है भैया? रंगहीन होता है। क्या होता है आपका? रंगहीन। ठीक है ना। दूसरी बात, यदि क्षार की बात की जाए तो क्षार के प्रति जो फिनाप्थेलीन होता है वो गुलाबी होता है, और जो लवण होता है उसके भी प्रति कैसा होता है? तो रंगहीन। तो हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि यक्स हमारा NaCl लवण है, ये लवण है। Y हमारा NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्योंकि क्षार का जो गुण होता है कि उसके अंदर OH उपस्थित हो। और Z हमारा क्या है भैया? अम्ल है, इसके अंदर H+ आयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यदि हम फिनाप्थेलीन में जो अम्लीय माध्यम है उसमें जो कलर होता है वो रंगीन होता है, तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्लियर है? पॉइंट को एकदम अच्छी तरीके से समझिए। सीटेट का क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल आता है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हमारे मुख के विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। आपको जो मुख में दांत हैं
उनका क्रम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चियाँ कि जो दांत होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है इंसीजर, जिसको कृंतक कहते हैं, फिर कैनाइन, रदनक और प्रीमोलर, जिसको अग्रचौंडक कहते हैं, और आपका होता है एक मोलर, जिसको चौंडक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको 4 प्रकार के दांत बताए। पहला आपका बताया क्या भैया? पहला आपको मैंने बताया इंसीजर, दूसरा आपका कैनाइन, तीसरा आपका है प्रीमोलर और चौथा आपका है मोलर। तो 4 तरीके के आपके दांत हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनका क्रम बताना है आपको कि सबसे पहले दांत कौन सा होता है। तो यदि हम चारों दांत की बात करें यहाँ पर, तो आप चलिए हम दांत बना देते हैं यहाँ पर। तो आप अगर ऐसे स्टार्टिंग का देखें तो आपको पहले ऐसे दांत दिखाई देगा, फिर यहाँ पर एक नुकीला दांत दिखाई देगा, उसके बाद फिर आपको जो है ऐसे उभरा हुआ आपको अगर चौंडक दिखाई देगा, फिर आपका चौंडक दिखाई देगा। इस तरीके से आपका दांत का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से स्टार्टिंग की बात की है तो आपको पता है कि जो कृंतक होता है, सबसे पहले कृंतक होता है, फिर उसके बाद जो है आपका रदनक होता है। कृंतक का काम है चीरना फाड़ना, ठीक है ना। फिर रदनक हो गया आपका कुतरने वाला काम हो गया। फिर रदनक के बाद आपका अग्रचौंडक होता है और उसके बाद फिर चौंडक होता है। तो सबसे पहले क्या है? इंसीजर है, फिर उसके बाद कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। सबसे पहले कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचौंडक, फिर चौंडक। इस तरीके से आपके दांतों का जो है क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर चूसर कर्षण की कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण यह चूसक कर्षण होता है? चूसक कर्षण कहने का मतलब है कि जो पानी है ये आपका वृक्ष, जितने भी पादप हैं, जितने भी प्लांट हैं, इसमें पानी ऊपर की ओर जाता है। तो ये कहते हैं किस प्रक्रिया द्वारा जाता है? तो जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन से जल का अवशोषण करती हैं, ये आपको क्लियर है। लेकिन जड़ों से जल के अवशोषण करने के बाद पौधे के अन्य भागों तक जलों को पहुंचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है भैया? वाष्पोत्सर्जन की। कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया? राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? मतलब अदरक के किस भाग से दूसरे नए अदरक के पौधे का निर्माण किया जा सकता है? तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो अदरक है उसका जनन अंग जो होता है भैया क्या होता है? तना होता है। हम तने के माध्यम से दूसरी अदरक को जो है निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा भैया? राइट होगा। सी नंबर तना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित दरों में से कौन सा विद्युत का चालक है? आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। मतलब कौन सा विद्युत का चालक है। तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी, व्याख्या देखा होगा कि ऐसे विलयन जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके उसे विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें देखना है कि कौन से ऐसे विलयन हैं जिसमें हम विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं, अर्थात जिसमें हम विद्युत धारा डालें तो अपने आयनों में वियोजित हो जाएं। तो सबसे पहले सिरका देखिए, यहाँ पर सिरके का फार्मूला क्या होता है भैया? CH3COOH। ये आपका क्या है भैया? सिरका। आपको पता है जब सिरके में आप विद्युत धारा डालते हैं या इसको जलीय विलयन में डालेंगे एक्वस सोल्यूशन में, EQ यहाँ पर हमने लिख दिया, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी विलयन जिसके अंदर आप विद्युत धारा डालें या फिर उसको जलीय विलयन में डालें, यदि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहे हैं
तो वहाँ पर विद्युत धारा का चालन होगा, क्योंकि आपको पता है आवेश का प्रवाह आयनों के कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको आयन मिलता है तो उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। चीज़ों को एकदम क्लियर समझिए, ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से हम क्वेश्चन कराते चलें, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है। दूसरी बात, जो शर्करा है, शर्करा का फार्मूला आपको पता है कि शर्करा का फार्मूला क्या होता है भैया? शर्करा जिसको हम चीनी कहते हैं, तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, C6H12O6 आपका ग्लूकोज है। आपका चीनी क्या हो जाएगा? शर्करा C12H22O11 ये आपका हो गया क्या? शर्करा हो गया। तो आपको पता है कि इसको हम जब एक्वस मीडियम में डालते हैं चीनी को, तो ये आयनित नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब आयनित नहीं होगा तो इसके अंदर विद्युत धारा जाएगा नहीं, एकदम क्लियर हो गया, बी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जो लवण होते हैं, आपको पता है जितने भी लवण होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयनों के मिलने से बनते हैं। उसमें एक धनायन होगा और इसमें एक ऋणायन होगा, तभी वो लवण होगा। दूसरी बात आप जानते हैं, तो जितने भी लवण होते हैं उसमें आयन होते हैं, आयनों के कारण उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आशुद्ध जल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आशुद्ध जल होता है जो भैया, उसका पीएच मान आप यदि देखें, आशुद्ध जल का पीएच मान, तो आपको पता चलेगा कितना होता है, 7 होता है। और जितने भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो पदार्थ उदासीन होता है। तो यदि उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, तो इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो विद्युत धारा का प्रवाह किसमें नहीं आपको दिख रहा है? आपको बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, ये जो दोनों ऑप्शन है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो बचा आपके पास क्या? एक आपका बचा सिरका और आपका एक बचा लवण का विलयन। ये दोनों ऑप्शन जो आपके हैं ये राइट हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कौन से हैं? ए और सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बढ़िया से चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान और उनकी यहाँ पर उपयोग होना चाहिए, उपयोग जो होता है उसको देखिए, मिलान कीजिए, उपयोग से मिलान करना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर कुछ धातु और अधातु दी गई है, जैसे आपका आयोडीन है जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, मरकरी है जिसे हम पारा कहते हैं, Hg से इंडिकेट करते हैं, और सी नंबर आपका एल्यूमिनियम है जिसको Al से इंडिकेट करते हैं, और आपका क्लोरीन है डी नंबर जिसको Cl से इंडिकेट किया जाता है। अब इसके सामने उपयोग के लिए जो यहाँ पर चीज़ें हैं, तथ्य दिए गए हैं। तो जो आयोडीन है इसका मिलान देखेंगे। आयोडीन का जो प्रयोग करते हैं भैया, इसको आयोडीन टिंचर बनाने में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग कहाँ पे करते हैं? आयोडीन टिंचर बनाने में। तो ये जो आयोडीन है इसका प्रयोग हम किस में करेंगे? घाव में, ठीक है ना, घाव को धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो मरकरी है, जो पारा है, आपने देखा होगा कि डॉक्टरों के थर्मामीटर में, तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर लिंक करेंगे। तो ए का नंबर हो गया 2 और बी का नंबर हो गया 3। तीसरा जो है सी एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो प्रयोग होता है वो खाद्य पदार्थों की डिब्बी पे पैकिंग के रूप में किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बचा आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन का प्रयोग जल के शोधन में किया जाता है। चारों का हम मिलान यहाँ पर कर दिए हैं, अच्छी तरीके से आप देखते रहिए वीडियो को। तो यहाँ पर आपका चारों मिलान हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए के लिए देखिए 2, ए के लिए 2 कौन सा भैया? सी नंबर। और आपका बी के लिए आपका 3, तो आपका सी नंबर मिल रहा है। और यहाँ पर सी के लिए आपका 4 होगा, तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वृत्तीय और स्थानांतरित गति, ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय, स्थानांतरित और आवर्ती गति, ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरण और आवर्ती गति, ऑप्शन नंबर डी वृत्तीय और आवर्ती गति। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि यदि कोई साइकिल किसी सीधे सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं? तो सबसे पहली बात है कि यदि नियत चाल से चल रही है, सीधी चल रही है, तो सबसे पहली बात है कि वृत्तीय गति करेगी। नेक्स्ट बात की जाए तो ये अपनी जगह को बदल रही होगी,
तो जगह बदल रही है तो मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही होगी, स्थानांतरण हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं कि वृत्तीय और स्थानांतरित गति इसका ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आवर्ती तो होगा नहीं क्योंकि बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसी जगह का, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है। आवर्त मतलब बार बार रिपीटेशन होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वृत्तीय और स्थानांतरित गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाली पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? पहला ऑप्शन नंबर ए है आपका नारियल को, ऑप्शन नंबर बी रेयान, ऑप्शन नंबर सी पटसन और ऑप्शन नंबर डी कपास। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो भैया देखिए, आप जानते होंगे कि जितनी भी काली मृदा की यदि बात की जाए तो का से काली और का से कपास, इसको लिंक कर लीजिए। यहाँ पर काली मिट्टी जो आपकी होती है, यदि हम काली मिट्टी की बात करें भैया, काली मिट्टी ये उपजाऊ भी होती है अच्छी। तो ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। और कपास से हम रेशे प्राप्त करते हैं, ये भी आपको क्लियर है। अब रीजन क्या है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे बेहतर मिट्टी है कपास के लिए? तो इसमें जो नमी होती है वो कई दिनों तक बनी रहती है। ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी की जो खास बात है, जो नमी है भैया, ये कई दिनों तक बनी रहती है, जिससे फसलें हमारी अच्छी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि विषम को चुनिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विषम है। पहला ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी है अंडाणु और ऑप्शन डी है युग्मक। तो देखिए भैया यहाँ पे कि जो अंडा है और जो अंडाणु है, आपको पता है यहाँ पर कि अंडाणु यहाँ पर मादा में पाया जाता है और अंडे का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं भैया? युग्मक बनाते हैं। और इन सब में जिसका वर्क है, यदि वर्क की बात की जाए, जिसका वर्क देखा जाए तो ये तीनों का वर्क है यहाँ पर, अंडा, अंडाणु और युग्मक का। जब नर मादा युग्मक और मादा के जो है अंडाणु आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। ये जो भ्रूण है, भ्रूण में जो है शिशु के निर्माण की प्रक्रिया है, ये भ्रूण आपको पता है। तो ये भ्रूण आपका तीनों से अलग यहाँ पर दिख रहा है, तीनों एक जैसे हैं, अंडा, अंडाणु और युग्मक। लेकिन जो भ्रूण है ये बच्चे के बनने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर वो भ्रूण कहलाती है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर एक जैसे हैं, लेकिन भ्रूण का ऑप्शन इनसे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है कि लाल रस लार का कार्य है। लार को भी लाल रस कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लाल रस लार का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, ऑप्शन नंबर बी मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर डी मंड को वसा में परिवर्तित करना। तो स्टार्च का फार्मूला आप लोगों को पता है। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है भैया? C6H10O5 पावर n, ये आपका स्टार्च है। तो अच्छे तरीके से ऑप्शन देख लीजिए, आंसर चेक कीजिए आप लोग कौन सा हो सकता है। तो आपको पता है कि श्वास नली में खाद्य कणों को प्रवेश रोकना, ये कार्य नहीं है इसका। बी नंबर देखते हैं, मंड
स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, ये ऑप्शन आपका राइट है। कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, रॉन्ग है ये आपका ऑप्शन। मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, ये भी रॉन्ग है। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मंड मतलब स्टार्च को किस में चेंज करता है भैया? शर्करा में। शर्करा का फार्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज है। अब ऐसे ग्लूकोज के आपको कितने अणु मिलेंगे? यहाँ पर 2 अणु मिलेंगे। तो ये शर्करा में बदल देगा जब इसका क्रिया आप वाटर से करवाएंगे H2O से, तो आपको ये प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की इस श्रृंखला में हम लोगों ने सीखा सीटेट के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। अगले नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।